Babu, this is the next part of 100% important for ACCL. इस पर हम चर्चा करेंगे। ये देख रहे हैं, ये क्या है? माइंडसेट 1952। कई बार बताया है कि ये माइंडसेट 1952 कब लागू हुआ, लेकिन बच्चा लोग करता क्या है, यहाँ पर भी देखिए, ये दिख रहा है 15 मार्च 1952। ठीक, बस इसको देखता है, लेकिन इसके अंदर भी कोई चीज है, ये दिख रहा है। क्या लिखा है? ब्रॉट इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1952। ठीक, अब समझ लीजिए पहली बात कि कानून कैसे लागू होता है इसका मैं नहीं मालूम, बायलॉज कैसे बनता है ये नहीं मालूम, माइंडसेट कैसे बनता है ये नहीं मालूम, रेगुलेशन कैसे बनता ये नहीं मालूम। उसके लिए दिक्कत है, इसको मालूम है उसके लिए। जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो उसका पहले पब्लिकेशन होता है, लोगों से आपत्तियां मांगी जाती है, वो सबको कंसिडर करके माइंडसेट बनाना है तो पार्लियामेंट में पुटअप किया जाता है। 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। वहां से जब पास हो जाएगा तो भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन निकाल देता है कि भैया ये माइंडसेट है, इसको हम लागू करने जा रहे हैं, या कोई कानून हो, ठीक है, इसको हम लागू करने जा रहे हैं। तो गजट नोटिफिकेशन आया था 15 मार्च 1952 को, और इसको लागू किया गया है 1 जुलाई 1952 से। 15 मार्च 1952 को गजट नोटिफिकेशन आया था, उसी का डेट है वो कि 15 मार्च 1952 को केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया, और उसमें लिख देता है कि ये जो कोई भी कानून है, जैसे माइंडसेट 1952 था, तो ये कब से लागू होगा? तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। क्लियर हुआ? सर फ्रेंड बोल रहे थे, तो फ्रेंड को पता है क्या? ठीक, अब आगे देखते हैं। ओपन कास्ट का जनरल लाइटिंग का स्टैंडर्ड सब बच्चा लोग पढ़ लिया है, छोड़ दिया इसको। स्टैंडर्ड ऑफ जनरल लाइटिंग इन अंडरग्राउंड माइंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बेटा एसीसीएल में, क्योंकि एसीसीएल अंडरग्राउंड बेस्ड सब्सिडी है, ओपन कास्ट भी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हमको एक चीज इसमें बोलना चाह रहे थे, ठीक है, आगे देखेंगे। ये स्टैंडर्ड ऑफ जनरल लाइटिंग, यहाँ पे 4 ही पैरामीटर आपको दिया है, ठीक है, और जो आप डिप्लेरिंग एरिया में उतना ही लाइट रखते हैं जितना कि पिट बॉटम में रखते हैं। एक बार याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पिट बॉटम में जितना लाइट आपको प्रोवाइड करना है उतना ही डिप्लेरिंग एरिया में करना है, ठीक है। और वो जो डिप्लेरिंग एरिया में करना है उसको कैसे करना वो भी हमने बताया है, मतलब सर्कुलर ने बताया, मैं क्या बता रहा हूं, सर्कुलर ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं कि 100 वाट के 6 बल्ब लगा देना है। जिस एरिया को इल्यूमिनेट करना है उससे 6 से 7 मीटर दूर क्लस्टर लाइट लगा दे। क्लस्टर मतलब, अरे क्लस्टर मतलब कुछ नहीं होता, गुच्छा में लगा देना है, ठीक है। और यदि 6 इंटू क्या बोला, 6 इंटू 100 वाट बल्ब, यदि ये नहीं लगाती, एक आप सिंगल लाइट लगाई जिसकी क्षमता इतनी होना चाहिए जो कि 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट का लाइट दे। कहां पर? 8 फ्लोर एरिया। कहां पर दे? 8 फ्लोर एरिया। आपको नई क्लस्टर लाइट लगाना मत लगाइए, क्योंकि ये 1964 का सर्कुलर है, 1964 का है। अब तो हमारे पास ढेर सारी व्यवस्था आ गया, तो आप एक ही लाइट लगाइए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड देखिए यहाँ कहीं दिया होगा, ये फ्लड लाइटिंग इन डिप्लेरिंग एरियाज, ये दिया है ना, फ्लड लाइटिंग इन डिप्लेरिंग एरियाज। और पिट बॉटम पर भी कितना? 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। और डिप्लेरिंग एरिया, डीपी लिखा, डिप्लेरिंग एरियाज में भी कितना चाहिए? 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फुट एट फ्लोर लेवल, जमीन पर। जो डिप्लेरिंग एरिया है उसका फ्लोर पर, जमीन पर। यदि हम लक्स मीटर से लाइट को मेजरमेंट करें तो कितना चाहिए? 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट।
और आपका पिट बॉटम में भी कितना चाहिए, 1.5 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट। कैसे इसको अचीव करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, वो बताया कि बाय 600 वाट बल्ब, 100 वाट के 6 बल्ब का एक क्लस्टर बना देना, गुच्छा बना देना है। यदि 6 बल्ब के बजाय आप एक ही कोई संसाधन लगा दीजिए जिससे कि इतना लाइट पैदा करे कि 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट का आपको लाइटिंग मिले, ठीक है। और वो कहां पे लगाना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 to 7 मीटर फ्रॉम द एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड। टू बी इल्यूमिनेटेड का मतलब जिस एरिया को प्रकाशित करना है, जिसको लाइट देना है, उस एरिया से 6 से 7 मीटर दूर लाइट का 6 बल्ब का 600 वाट बल्ब का आपको क्या लगा देना है, एक गुच्छा रख देना है, जिससे कि 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट का इल्यूमिनेशन आपको मिले। इतना ही है आपका फ्लड लाइटिंग इन डिप्लेरिंग एरियाज में। लेकिन अंडरग्राउंड में कोई भी आप लाइटिंग लगा रहे हैं, उसके लिए 2 रूल लागू होता है। आपको सुटेबल रिफ्लेक्टर या मेट सरफेस का इस्तेमाल करना है। काहे का, सुटेबल रिफ्लेक्टर और मेट सरफेस का इस्तेमाल करना है ताकि ग्लेयर से बचा जा सके। जनरल लाइटिंग वाला एक रेगुलेशन बताए थे, वहां बताए थे कि ग्लेयर लाइट से पैदा नहीं होनी चाहिए, चकाचौंध नहीं होनी चाहिए। चकाचौंध मतलब इतना भी ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए कि मुझे दिखना ही बंद हो जाए, उसको चकाचौंध बोलते या ग्लेयर बोलते। तो ग्लेयर पैदा ना हो उस लाइट से, इसलिए आपको सुटेबल रिफ्लेक्टर या मेट सरफेस लगाना है, ठीक है। दूसरा, जो आप लाइटिंग फिटिंग्स लगा रहे हैं वो FLP इनक्लोजर में रहेगी, ठीक है। FLP इनक्लोजर में लाइटिंग फिटिंग को रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये कुछ 4 जगह पिट बॉटम पे बताई गया कितना रहेगा, 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। और इतना ही स्टैंडर्ड कहाँ रहता है, डिप्लेरिंग एरियाज में। मेन जंक्शन पे 1.25 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। रोडवेज में, जो हम चाहे हालेज रोडवेज हो, ट्रेवलिंग रोडवेज मतलब रोडवेज में 0.4 है, 0.4 ल्यूमेन्स पर स्क्वायर फीट। हालेज इंजन रूम है, कंट्रोल गियर है, हालेज ड्रम पे कितना लाइट पड़ना चाहिए, 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। तो 1.5 वाला बहुत जगह है। हालेज इंजन रूम है, हालेज ड्रम पे जो लाइट पड़ रहा है, कहीं कंट्रोल गियर है, वहां पर जो लाइट पड़ रहा है वो लाइट भी 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। पिट बॉटम का भी 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। डिप्लेरिंग एरिया में भी 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। इसको पाने का क्या तरीका है, 100 वाट के 6 बल्ब का एक क्लस्टर, ठीक है। ये है, वो कितना दूर रहेगा, जिस एरिया को आप इल्यूमिनेट कर रहे हो उससे 6 से 7 मीटर दूर। और रोडवेज में 0.4 याद रखिएगा, ये आ सकता है रोडवेज में, क्योंकि रोडवेज में आना जाना हालेज पालेज सब चलता है। कितना रहेगा, 0.4 ल्यूमेन्स पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इधर आप छोड़ देते हैं, लगता है कि इतना सफिशिएंट हो गया। और कोई पूछ रहा है कि ग्लेयर को रोकना है, क्या लगाइएगा, सुटेबल रिफ्लेक्टर और मेट सरफेस, आर मतलब या, ठीक। अब कई बार आपको दे देगा एग्जाम, बोल देगा विच इज नॉट ए लो एक्सप्लोसिव और विच इज ए लो एक्सप्लोसिव और विच इज ये हाई एक्सप्लोसिव। तो पहले सबसे पता तो होना चाहिए कि हाई एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव क्या होता है। पहली बात तो हम लो एक्सप्लोसिव हाई एक्सप्लोसिव का एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज वाले प्लेलिस्ट में बहुत बढ़िया से कंपैरिजन भेजे, बढ़िया समझा के। अभी उतना समय नहीं है, इतना समझ लीजिए जो लो एक्सप्लोसिव होता है, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है गन पाउडर, काला बारूद जिसको बोलते हैं गन पाउडर। उस गन पाउडर को कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसको काहे से जलाते हैं, सेफ्टी फ्यूज से। अरे डिटेरेटिंग फ्यूज नहीं ना बोला बेटा, बहरा है क्या, अरे सेफ्टी फ्यूज नहीं बोला, सेफ्टी फ्यूज से जलाते हैं, ठीक है। तो और वो सेफ्टी फ्यूज को क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इग्निशन देते हैं। लेकिन हाई एक्सप्लोसिव को डिटोनेटर के मदद से ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है। किसके मदद से, डिटोनेटर के मदद से ब्लास्ट किया था। और वो सेफ्टी फ्यूज वाला बर्निंग रेट बताए थे, अब बोला था बेटा वही गच्चा खाएगा, कितना है 100 to 120 सेकंड पर मीटर, सेकंड पर मीटर।
मीटर पर सेकंड मत लिखना। इसका मतलब भी बताए थे कि 1 मीटर सेफ्टी फ्यूज को जलने में लगने वाला समय 100 से 120 सेकंड होगा। 120 सेकंड हो गया मतलब कितना हो गया? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट 2 मिनट, मतलब मोटा मोटी 1 मीटर सेफ्टी फ्यूज को जलने में 2 मिनट लगेगा। तो सेफ्टी फ्यूज की लंबाई का नियम है कि वो कम से कम 3 मीटर रहना चाहिए, ऐसा ना बताए थे। तो 3 मीटर रहना चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा? 3 मीटर का 120 से टू करो 12 तिया 60, मतलब मोटा मोटी 5 मिनट के आसपास आ रहा। तो 5 मिनट में आपने जलाया और भाग गया, ये सुरक्षा के लिए बोला। क्या बोला? सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग रेट 100 to 120 सेकंड पर मीटर। ठीक, अब उसके बाद भी गलती कीजिएगा तो आपकी ना गलती है। ठीक, तो वो इसको डायरेक्ट फायर कर सकते हैं हम, फ्लेम से फायर कर सकते हैं लो एक्सप्लोसिव को। इसका सेटिंग इफेक्ट भी कम होता है, लेकिन सस्ता होता है, छोटा मोटा पर्पज से इसको यूज करते हैं। लेकिन माइनिंग पर्पज से इसका हम जनरली यूज नहीं करते। माइनिंग में हम हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं, जिसको डिटोनेटर के मदद से हम ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, और अब डिटोनेटर बोल दिए तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर नहीं, जो नोनेल होता है नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, शॉक ट्यूब, वो भी डिटोनेटर ही है। ठीक है, तो डिटोनेटर के मदद से हाई एक्सप्लोसिव को डिटोनेट करते हैं। कौन कौन सा एग्जांपल है? यहाँ कुछ एग्जांपल लिख दिए, वो भी भूल जाते हैं। और नहीं तो ये वाला नाम बोल दिया तो इसको बोल ही देगा कि नाम ही नहीं सुना था, तो लो एक्सप्लोसिव लिख देगा। कोलोडियन कॉटन, ये हाई एक्सप्लोसिव है। इमल्सन एक्सप्लोसिव, स्लरी एक्सप्लोसिव, स्पेशल जिलेटिन, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट, PTN, दीज आर द PTN, इसमें छोड़ दिया मैंने नाम लिखना, बोल दे रहा हूं। ये सब जो नाम अभी बताए ये सब क्या है? अब ये अमोनियम नाइट्रेट बोला था, अब कहीं NFO एक्सप्लोसिव आ गया, अरे तो अमोनियम नाइट्रेट है कि नहीं ओकरा अंदर में, तो हुआ ना वही बात। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, TNT, PTN, स्पेशल जिलेटिन, स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव, कोलोडियन कॉटन। ये नाम बहुत सारा बच्चा पढ़बो नहीं करेगा तो बोल देगा कि लो एक्सप्लोसिव। लो नहीं, ये हाई एक्सप्लोसिव। ये सब क्या नाम बोले अभी? हाई एक्सप्लोसिव। लो में क्या आएगा आपका? गन पाउडर। गन पाउडर में क्या क्या होता है? चारकोल 15% होता है, सल्फर 10% और पोटेशियम नाइट्रेट 75%। ठीक है, और जितने भी आपका चाहे NFO हो, स्लरी एक्सप्लोसिव हो, इमल्सन एक्सप्लोसिव हो, इनको जब हम ओपन कास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, फिगर के माध्यम से बताते हैं। हाँ देखो बाबू, हम बूस्टर बताना चाह रहे हैं। बूस्टर क्या होता है? आप लोग मेरा एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग या ओपन कास्ट वाला प्लेलिस्ट को देखेंगे, वहां एक 10 मिनट के हम एकदम लाइव एग्जांपल दिखाए थे कि देखो ओरिजिनल जहां ब्लास्टिंग होता है, देखो इसको बूस्टर बोलते हैं, इसको डिटोनेटर बोलते हैं, इसको नोनेल बोलते हैं, 17 mS है, 42 mS है, ये 250 mS है, ऐसा सब बताएंगे। ऐसा सिलेंड्रिकल आकार का एक बूस्टर आता है। क्या आता है? बूस्टर। ठीक है, अब इस बूस्टर को भी ऐसे नहीं उड़ेगा, ये भी हाई एक्सप्लोसिव रहता है। जैसे बूस्टर का हमें एक एग्जांपल लिया, प्राइमेक्स, कई कंपनी बनाती है। एक बूस्टर बनाने वाली कंपनी जिसका ट्रेड नेम है प्राइमेक्स, व्यापारिक नाम है इसका प्राइमेक्स। इसमें PTN एंड TNT होता है। प्राइमेक्स में क्या होता है? PTN और TNT, ये दोनों क्या है? हाई एक्सप्लोसिव। और हाई एक्सप्लोसिव अपने आप उड़ेगा क्या? नहीं, हाई एक्सप्लोसिव को डिटोनेटर के माध्यम से उड़ाएंगे। तो इस बूस्टर के अंदर हमने मान लो अभी इसको भूल जाइए डिटोनेटिंग फ्यूज को, अभी सोचे नोनेल डाल दिया। क्या किया? इस बूस्टर के में 2 होल रहता है, इधर से ऐसा घुसाते उधर से निकाल लेते हैं। और तो नोनेल में क्या होता है? एक एंड में डिटोनेटर होता है। डिटोनेटर इस बूस्टर के अंदर एंटर कर दिया। ठीक है, और करके उसको लोअर कर दिया होल के बॉटम में। उसके बाद में हम एक्सप्लोसिव भर दिया, जिसको एक्सप्लोसिव चार्ज या एक्सप्लोसिव कलम बोलते हैं, ये भर दिया। उसके ऊपर में हम क्या करते? स्टेमिंग करते। ठीक है, यदि मेरे पास अब नोनेल नहीं है, मान लो नोनेल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं? इस बूस्टर से आपका डिटोनेटिंग फ्यूज को बांध दिया। अब बांध के जैसा नोनेल के साथ आपने लोअर किया था वैसे लोअर कर दिया, बाकी जैसे का वैसा ही प्रोसेस रहता। तो ये जो बूस्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जो यहाँ एक्सप्लोसिव चार्ज भरा है, ठीक है,
उसको उड़ाएंगे किसके माध्यम से, डिटोनेटर और बूस्टर के माध्यम। डिटोनेटर ब्लास्ट होगा, वो उड़ाएगा इस बूस्टर को, बूस्टर उड़ाएगा ये एक्सप्लोसिव कॉलम को। ये ब्लास्टिंग का प्रोसेस है ओपन कास्ट में। तो ये जो आपने बूस्टर इस्तेमाल किया, जैसा भी हम बताएं कि एक प्राइमेक्स कंपनी जिसमें पीटीएन और टीएनटी से बना रहता है, इसको इस बूस्टर को काहे से डिटोनेट कर सकते हैं, डिटोनेटिंग फ्यूज या डिटोनेटर से। अभी हम बताए थे ना, ऐसा आप लिख करके नोनेल भी लिखे थे ना। ये दो तरीका, इस बूस्टर को ब्लास्ट करने का, डिटोनेट करने के दो तरीका है। या तो डिटोनेटिंग फ्यूज से इसको ब्लास्ट कर सकते हैं, और ये ब्लास्ट होगा तो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा। या फिर नोनेल में क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर ही ना, ये सॉफ्ट ट्यूब जाता है जिसके नोनेल कहेंगे, एक एंड में नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर लगाता है। तो डिटोनेटेड बाय डिटोनेटिंग फ्यूज और डिटोनेटर। ओके बाबू, इस बूस्टर का वीओडी याद रखिएगा। बूस्टर का वीओडी कितना होता है, 7000 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 7000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका वेट स्ट्रेंथ होता है 82। कितना होता है, 82। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लोसिव लेंगे, एनफो। क्या लेंगे, एनफो, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। और रेगुलेशन 193 के तहत जो गजट नोटिफिकेशन आया है, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को देखेंगे एनफो में। ये एनफो में क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। एन का मतलब होता है अमोनियम नाइट्रेट, जिसको NH4NO3 लिखा है, ये वाला NH4NO3, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड। इट इज ए हाई एक्सप्लोसिव, कूलिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितने रूप में ये काम आता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, हाई एक्सप्लोसिव भी है, और एक कूलिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है। तो ये अकेला अमोनियम नाइट्रेट को हम यूज करते हैं तो उतना पावरफुल नहीं रहता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, हम डीजल ऑयल मिला देते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, देखो क्या लिखा, ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इसमें क्या क्या मिलाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल मतलब डीजल। अमोनियम नाइट्रेट रहता है आपका 94 से 95%। कितना रहता है, 94 से 95%। और फ्यूल ऑयल मतलब डीजल कितना रहेगा, 5 से 6%। अब एक बात और यहां पे हम बता दें, जब फ्यूल ऑयल मतलब डीजल जो है 5 से 6% होता है, मैक्सिमम पावर देता है। क्या करता है, मैक्सिमम पावर देता है। लेकिन फ्यूल ऑयल जब 2% रहता है तो ये मैक्सिमम सेंसिटिव होता है, या मोस्ट सेंसिटिव बोल सकते। क्या बोल सकते, मोस्ट सेंसिटिव रहता है। ये थोड़ा याद रखिएगा। इसका नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है, 94 से 95% बाई वेट अमोनियम नाइट्रेट रहेगा। फ्यूल ऑयल, एफओ मतलब फ्यूल ऑयल मतलब डीजल, 5 से 6%। जब 5 से 6% रहेगा तो मैक्सिमम पावर देगा अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का जो एक्सप्लोसिव है। और 2% फ्यूल ऑयल रहेगा तो ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, तो ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं चाहिए। लेकिन यही फ्यूल ऑयल यदि मोर देन 10% हो जाए तो ये खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब। अब बता रहे काहे खराब होगा, यदि फ्यूल ऑयल मतलब डीजल ऑयल मोर देन 10% हो जाए तो ये लेस सेंसिटिव होता है। क्या होता है, लेस सेंसिटिव होता है। ऐसा नहीं कि डीजल ऑयल एकदम धमाक के दे दिया, उसका कंपोजिशन दिया है, से बैलेंस डाइट खाने के लिए बोलता है कि कुछ खाने के लिए बोल देता है। एक ही चीज खा लो तो कोई फायदा होगा, उसमें फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तब ना बैलेंस डाइट होता है। कि एक को चीज को खा लीजिए तो हो जाएगा। तो यदि मोर देन 10% डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल मतलब डीजल ऑयल जो है मोर देन 10% हो जाए तो वो आपका बारूद खराब हो जाएगा। क्योंकि मोर देन 10% फ्यूल ऑयल जैसे ही आपने डाला तो वो लेस सेंसिटिव हो जाएगा। और मोस्ट सेंसिटिव कब रहता है, जब फ्यूल ऑयल 2% रहता है। ठीक है, तो ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको नॉर्मल यूज के लिए भी लाइक रहना चाहिए। इसलिए 5 से 6% फ्यूल ऑयल है तो मैक्सिमम पावर देता है। लेकिन एक इसकी खराबी है कि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है।
पानी वाले होल में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका 2-3 चीज और बताएंगे हम याद से। ये जितना बड़ा होल आप यूज कीजिएगा N4 में उतना आपको फायदा देगा। लार्ज डाया ऑफ होल, ओपन कास्ट में जो लार्ज डाया के होल बनते उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है N4। कारण क्या है कि VOD इंक्रीजेस, यानी कहीं नीचे लिखा हो तुम लोग को नहीं दिखेगा, VOD इंक्रीजेस विद डाया ऑफ होल्स। VOD ऑफ N4 इंक्रीजेस विद डाया ऑफ होल, मतलब N4 का VOD बढ़ेगा यदि होल का डाया भी बढ़ेगा तो। ठीक है, अब इसमें एक चीज में हम आप लोग को स्पेशल MCQ पार्ट 16 में भेजे थे और एक्सप्लोशन एसेसरीज वाला प्लेलिस्ट के आखिरी में जाके देखेगा, N4 भी आपको मिलेगा। 2 पहले भेज चुके हैं। इसका 2-3 डाटा याद रखिएगा N4 का। एक तो डेंसिटी, VOD भी याद रखिएगा N4 का। ठीक है, N4 का 2-4 को ये वाला डाटा याद रख लीजिएगा। VOD कितना रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहता है, डेंसिटी कितना रहता है, ठीक है, और वेट स्ट्रेंथ, ये 4 गो डाटा ये कोई ना कोई माइनिंग के एग्जाम में कभी ना कभी आएगा। VOD रहता है 3500 मीटर पर सेकंड। अब बूस्टर का कितना बताए थे जी, 7000 मीटर पर सेकंड। VOD होता है N4 का 3500 मीटर पर सेकंड, और प्राइमेक्स जो आपका बूस्टर था उसका बताए थे 7000 मीटर पर सेकंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी N4 का होता है 0.821, और बच्चा डेंसिटी भी यही समझ लेगा, गलत हो जाएगा। डेंसिटी होता है 0.75 टू 0.85 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको ये ग्राम पर मीटर क्यूब में, इजी इसको केजी में बोलेंगे तो 750 केजी पर मीटर क्यूब से 850 केजी पर मीटर क्यूब। अभी हम बताए थे कि वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है। वाटर रेजिस्टेंट क्या होता है, नहीं होता है, इनको काहे नहीं होता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 क्यूबिक पर मीटर क्यूब। कितना होता है वाटर का, 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब ये इसका कितना है, मिनिमम है 750 केजी पर मीटर क्यूब और मैक्सिमम 850 केजी पर मीटर क्यूब। उसको ग्राम में यहां बोला है 0.75 टू 0.85 ग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये पानी से क्या है, हल्का है, हल्का है, इसीलिए पानी में तैरने लग जाएगा। इसलिए इसको वाटर होल्स में N4 को यूज नहीं करते। ये वाला डाटा को एग्जाम में पूछा गया था, कभी दे देगा ये वाला, कभी दे देगा ये वाला, अगबक आ जाएगा, इसलिए दोनों बता दिया। ये दोनों एक ही बात है, यहाँ ग्राम पर मीटर क्यूब में बताया है, यहाँ केजी पर मीटर क्यूब में बताया। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 क्यूबिक मीटर पर 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये पानी से हल्का है इसलिए पानी पे तैरता है। ठीक है, इसका वेट स्ट्रेंथ होता है 75 से 80। वेट स्ट्रेंथ कितना होता है, वेट स्ट्रेंथ 75 से 80। ठीक है, अब कुछ जो 193 के तहत गजट नोटिफिकेशन आया उसका 2-4 पॉइंट देख ले, सब नहीं देखेंगे, जो आपके लिए जरूरत का है। फिर मत बोलना कि फ्रेंड बोल रहा था, हम गजट नोटिफिकेशन बता रहे थे, अब जब हम बता रहे तो उसको देख लिया करो। नहीं तो SO2 का भी 5% बोलता है, H2S का भी 5% 5 ppm, सबका 5 ppm बोलता है। अरे परमिसिबल लिमिट ऑफ माइन गैसेस का मेरा वीडियो जाके देख लेना, वो इंटरनेशनल डाटा है। आलतू फालतू राइटर से पढ़िएगा तो गड़बड़ाएगा ना बाबू। जब हम इन्फो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ढेर सारी प्रिकॉशंस ले, लेकिन ये 4 प्रिकॉशंस आपको लेना है जो कि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, सेफ्टी के लिए, और अभी आपको एग्जाम पास करने के लिए उससे भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ इन्फो के लिए होगा, नहीं, एसएमई इस्तेमाल कीजिएगा तब भी यही बात लागू होगी। एसएमई या SMS इस्तेमाल कीजिएगा तो बात यही लागू होगी। स्लीपिंग होल्स के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, स्लीपिंग होल्स के लिए दूसरा शर्त है। ये तो डायरेक्ट हम गैर होल में चार्ज कर रहे हैं वो वाला बात है।
चाहे इन्फो हो, चाहे एसएमई हो, चाहे एसएमएस हो। तो एसएमई के लिए भी यही 4 बात लागू होगी, एसएमएस के लिए भी, एसएमई के लिए भी और इन्फो के लिए भी। क्या बोलता है, 2 बात तो कॉमन है कि जो कभी देखा है बड़ा का सा ट्रक आता है उसको बोलते हैं बीएमडी व्हीकल। ठीक है, बीएमडी व्हीकल मतलब बल्क मिक्सिंग डिलीवरी व्हीकल। ठीक है, वो जो बीएमडी व्हीकल है उसके सराउंडिंग में, जहां मान लो मैं बीएमडी व्हीकल हूं तो मैं खड़ा हूं, मेरे सराउंडिंग में, मतलब अभी आदमी नहीं हूं मैं, बीएमडी व्हीकल हूं, बारूद वाला ट्रक हूं, तो मेरे सराउंडिंग में नॉट लेस देन 15 मीटर तक कोई भी सूखी घास, रबीज या कोई जलने वाला पदार्थ नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखा है, द एरिया सराउंडिंग द बीएमडी व्हीकल नॉट लेस देन 50 मीटर शैल बी केप्ट फ्री फ्रॉम रबीज, ड्राई ग्रास और अदर कंबस्टिबल मटेरियल। यहाँ नहीं लिखा, बोल दिया। ऐसे एक और बात है 15 मीटर वाला, देखिए, द एरिया सराउंडिंग द प्लेस ऑफ मिक्सिंग, जहां मिक्सिंग कर रहा है, बीएमडी व्हीकल को खड़ा करके मिक्सिंग कर रहे हैं, वो जो जगह पे आप मिक्सिंग कर रहे हैं उसके 15 मीटर के, कम से कम 15 मीटर के डिस्टेंस में भी रबीज, ड्राई ग्रास या अदर कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो मिक्सिंग तो करेंगे हम व्हीकल में, तो जहां व्हीकल, बीएमडी व्हीकल के 15 मीटर, नॉट लेस देन 15 मीटर के अंदर भी कोई सूखी झाड़ी, घास, कोई जलने वाला पदार्थ, रबर का पदार्थ नहीं रहना चाहिए, ये बोलता हूं। और जहां मिक्सिंग कर रहा है उसके भी 15 मीटर के रेडियस में कोई भी इस टाइप की चीजें नहीं चाहिए, एक बोलता है। और जो बीएमडी व्हीकल है उसके 60 मीटर के रेडियस में, विद इन ए रेडियस ऑफ 60 मीटर, कोई भी ओपन नो स्मोकिंग और नो फ्लेम शैल बी अलाउड। ठीक है, नो स्मोकिंग और नो ओपन फ्लेम शैल बी अलाउड विद इन ए रेडियस ऑफ 60 मीटर ऑफ बीएमडी व्हीकल। बीएमडी व्हीकल के 60 मीटर के रेडियस में कोई ओपन फ्लेम नहीं रहेगा, और मतलब आग नहीं रहेगा कहने का मतलब, और कोई बीड़ी, सिगरेट नहीं पिएगा, ये वाला बात हो गई एक। और जब हम इनको को मिक्सिंग कर रहे हैं या चार्जिंग कर रहे हैं या हैंडलिंग कर रहे हैं, नो नेकेड लाइट आर फायर विद इन 15 मीटर ऑफ द शॉट होल आर एक्सप्लोसिव। जब भी हम एक्सप्लोसिव को चार्जिंग कर रहे हैं या मिक्सिंग कर रहे हैं तो उस एक्सप्लोसिव से या जिस होल में आप शॉट होल में बारूद भर रहे हैं उसके 15 मीटर के अंदर में कोई नो नेकेड लाइट और फायर नहीं रहेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट को ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ध्यान पूर्वक देखिएगा। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं पिछले 17 महीना से कि आप लोग को फायदा हो, लेकिन देखेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। देखिए, और जो आज हमने समझा, आज रात में जो हमने समझा, इससे आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको बोल के कमेंट करके बताइएगा।